ये जो इंडिया बना है अभी, अभी भी बहुत सारे लोगों को इस पर शक है या डाउट है अंदर कि आगे जाके मतभेद बहुत हो सकते हैं इसमें सीट के बंटवारे को लेकर के। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये मार्केटिंग वाली जो एक्सरसाइज अभी हुई है, नाम वाम रख लिया इंडिया, बड़ा फैंसी सा नाम है, अंदर की कॉन्टूर्स क्या है इसमें? देखिए, मतभेद तो रहेंगे, रहते हैं। हाँ। और विपक्ष में मतभेद नहीं हो तो विपक्ष कैसा है? नहीं, अब एक हो गए, अब नहीं होने चाहिए जी। मतभेदों के बावजूद इकट्ठा होना, ये विशेष बात है। क्या अंदर खाने भी चर्चा हुई, इंडिया पर भी मतभेद की बातें आई कि नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स में से कोई भी आकर के किसी ने भी असंतोष जताया? अगर असंतोष जताया तो मतभेद हैं, और अगर नहीं जताया तो ये क्वालिटी वाला डिस्कशन है, मतभेद है जो होना चाहिए। तो ये एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जब ये इंडिया बना, बैठक हुई, तो इस बैठक से पहले ही इस बैठक को के संभावित परिणामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक बुलाई। इससे पहले तो 5 साल में नहीं बुलाई थी। इसके बाद उन्होंने संख्या की ताकत भी दिखाने की कोशिश की, इससे पहले तो कभी कोशिश नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि इंडिया के संभावित प्रभाव से बीजेपी को डर लगा। डर क्या लगेगा? सत्ता जाने का ही डर लगेगा। जेल जाने का तो विपक्ष को लगता है, सत्ताधारी दल को सत्ता जाने का डर लगता है। तो ये डर लगा, तो यही पहली जीत हो जाती है अपोजिशन के इकट्ठा होने की। उसके बाद कई बातें होती हैं कि इकट्ठा हो जाने से क्या चुनावी नतीजे निकलेंगे, सीट शेयरिंग में डिफरेंसेस होंगे। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान लंबे समय से गठबंधन की सियासत में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गठबंधन बना है। तो ये 90 के दशक से बात शुरू हुआ तो गठबंधन की सियासत चल ही रही है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फर्क क्या पड़ा पिछले में और अब में, क्या फर्क। अगर हम एनडीए में देखें तो एनडीए में 38 सदस्य हो गए। एनडीए का सबसे कम जो सदस्य संख्या थी 2004 में 13 थी, और आज एक्चुअली देखा जाए तो आज भी 13 ही है, क्योंकि 25 के पास तो एक भी सांसद नहीं है। तो आज भी उसी स्तर पर है 13। ये कोई पब्लिक मूवमेंट थोड़े है कि सारे एनजीओ को इकट्ठा कर लो, संगठन हो गया और आंदोलन के लिए चले, हम एक ताकत हैं। इलेक्शन में जा रहे भाई। आप जो गठबंधन बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं और कितने हो सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं, ये इस हिसाब से गठबंधन का आकलन होगा। तो इस तरीके से एक कमजोरी ही दिखी है एनडीए की कि 38 में 25 के पास सांसद ही नहीं, जबरदस्ती संख्या दिखाई गई, जनता को दिख रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष में जिसकी कोई संभावना नहीं थी कि इकट्ठा हो सकते हैं, उसने इकट्ठा होकर के अपना दमखम दिखाया है। तो पहली परसेप्शन की लड़ाई इंडिया ने जीती है। अब आगे नेता कौन होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या होती है, मुद्दे क्या होते हैं, किस स्टेट्स में किस तरह की सीट शेयरिंग होती है। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि पाठक जी कह रहे थे कि कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में हर जगह हार मिलती है और रीजनल पार्टीज कांग्रेस को टिकट देगी नहीं, सीट देगी नहीं, तो कांग्रेस की संख्या तो भाई फिर तो लड़ना ही नहीं चाहिए। 52 भी नहीं, वो 22 आ जाए, 11 आ जाए, तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। अरे कांग्रेस ने 2 इलेक्शन में पुअर परफॉर्मेंस दिया है, सब जगह हारी है। अब इसमें बीजेपी के मुकाबले हारी तो आगे भी हारती रहेगी। अरे बीजेपी से सरकारें छीनी है कांग्रेस ने। लोकसभा चुनाव में 2 बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिपीट हुई है, तो तीसरी बार भी रिपीट होगी, मान लिए। अगर हम मान लेते हैं तो फिर चर्चा ही खत्म हो जाती है। तो ये है कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हम 224, त्रिवेदी जी सही कह रहे थे कि बीजेपी के पास 224 सीटें हैं, जहां की 50% से ज्यादा वोट आप दिखा भी रहे हैं सारे स्टेट्स में। तो ये जो 50% से ज्यादा वोट लेकर के सांसद जीते, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फिगर है कि 80 सीटें ऐसी हैं वाजपेयी जी, जहां पर कि बीजेपी और उनके बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार सांसद और हारे हुए प्रतिद्वंदी के बीच 5% या उससे कम का फासला है। 5% या उससे कम, और 5% वोट अगर इधर से उधर हो गया तो ये 80 सीटें निर्णायक हो जाएंगी। यही तो आशंका है, यही तो चिंता है बीजेपी की। नहीं तो क्या जरूरत है विपक्ष की एकता से डरने की, ये मोटे तौर पर।
जी। अच्छा आंकड़ा आपने जो एक आंकड़ा मैं भी जोड़ देता हूँ, ये आंकड़ों का खेल बड़ा गजब है। 105 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीती है, और 164 सीटें ऐसी हैं जहां 2 लाख से ज्यादा मतों से जीती है वो। तो इतना बड़ा अंतर भी तो ध्यान दीजिए प्रेम कुमार जी। देखिए यहाँ पे असंभावना, प्रेम कुमार जी, असंभव देखिए कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण है वाजपेयी हाँ, जी। 5% का फर्क मैंने बताया 80 सीटों पर, चाहे हाँ, वो जीत का अंतर जितना भी रहा हो, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से सिर्फ 5% या उससे कम का अंतर एक बड़ा फैक्टर होने वाला है 2024 में। देखिए असंभव तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम लोग असंभव शब्द का तो बहुत कम इस्तेमाल करना भी चाहिए कि दुनिया में संभव कुछ नहीं। लेकिन क्या इतनी बड़ी वेव है क्या जिससे कि इतने बड़े वोट परसेंट में गिरावट है? ये डिबेटेबल इश्यूज होता है, इस पर आपका भी व्यू होगा, बाकी लोगों का। अभी तुरंत लौटता हूं इसमें, पहले राहुल वर्मा जी को भी शामिल करते हैं। राहुल वर्मा जी, ये जो गणित का खेल है, अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करते हैं। क्या बीजेपी के पास ये स्ट्रेंथ कमेंडेबल है कि वो बहुत बड़ी संख्या में सीटें इतनी मार्जिन से जीत के बैठे हुए हैं कि उनको इसका डर नहीं है बहुत ज़्यादा, और कोई ऐसा भी ग्राउंड पे वेव नहीं दिखता कि जिससे बहुत लोग नाराज हों कि एकदम से खेल पलट जाएगा, इसलिए उनका भरोसा दिखता है? आपका असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, आई थिंक आप ऐसा माने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही होती है वो कहती क्या है और सोचती क्या है, उसके बीच में अंतर होता है। हर पार्टी अपने आप को दिखाएगी कि हम बहुत मजबूत स्थिति में है, पर हर पार्टी हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेती है। वो जानती है कि इंडिया में ज्यादातर प्रदेशों में इलेक्शंस फॉर गिवन नहीं है कि आप पिछली बार कहीं जीते थे तो अगली बार भी वहां बहुत आसानी से जीत जाएंगे। ये सारे जो हमारे पुराने आंकड़े यही बताते हैं कि इंडिया में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है पूरे देश में। तो इसलिए भले बीजेपी अपने आप को, ये कोई भी पार्टी होगी, वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगी कि हम बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, पर कोई भी पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत आसान से मान के नहीं चलती है। वो बहुत दमखम लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी आपने देखा है पिछले 8-9 सालों में, वो हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देते हैं। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि बाकी पार्टियां ये नहीं करती हैं, ज्यादातर पार्टियां बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। और उन्हें पता है, क्योंकि ये जो 5-8-9%, क्योंकि इलेक्शंस बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, बहुत ढेर सारी सीटों पे चुनाव बहुत छोटे से अंतर से डिसाइड होता है, तो इतना वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो इलेक्शंस बदल भी सकते हैं। और बदलने का ये मतलब नहीं कि वो अचानक से हार जाएंगे, पर आप जानते हैं 20-25-30 सीटों से चीजों में काफी फर्क आ जाता है कि कौन नेता बनेगा, आपको कितने गठबंधन के दल चाहिए होंगे, किस तरह से आप गठबंधन के लोगों के साथ डील करेंगे। तो ये तो एक फैक्टर है। तो ये बात मैं बिल्कुल पूरी तरह से मानता हूं कि इस बार जो ऑपोजिशन अलायंस बना रही है उसमें काफी संजीदगी दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी को ये अलायंस का कंपटीशन क्रेडिबल और सीरियसली लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलायंस बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर देगी और हरा देगी, पर ये एक अच्छा कंपटीशन प्रस्तुत कर सकती है 2024 में, बशर्ते अभी आज और 2024 का जब चुनाव हो उसके बीच में उन्हें बहुत चीजें करनी होंगी। उन्हें ये सोचना होगा कि उनके पास नेता होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो कौन है, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, उनके सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। पर वो अगर हर बार हर महीने मिलते रहे और इनमें से कुछ मुद्दों पे बात करते रहे तो धीरे धीरे कई चीजें सुलझ जाएंगी। दूसरा सवाल जो आपका था कि ऐसा ग्राउंड पे कोई बहुत नाराजगी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एडवांटेजेस हैं। उनके पास एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास एक ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, जो एक वोट कैचर है, और पार्टी पूरे देश में काफी जगहों पे अच्छी तरह से लोकसभा में चुनाव जीतती है। तो एडवांटेजेस हैं, पर उनको ये भी पता है कि पिछले 5 सालों में कई राज्यों में चुनाव हारे हैं, और उनको ये भी पता है कि एक आर्थिक स्थिति देश में कई वर्गों में बहुत अच्छी नहीं है, गरीबी है और बेरोजगारी का मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों में कई बार, और 10 साल सत्ता में रहे हैं, तो एक एंटी इंक्यूमेंसी फैक्टर भी होगा। तो इन सब सवालों से भारतीय जनता पार्टी, वो भले अपने भाषणों में कुछ कहे, पर अंदर खाने में उनकी इस चीज पे काफी गहरी रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। ओके, त्रिवेदी जी, क्या खलबली है क्या अंदर?